जहां हरे भरे खेतों के बीच एक रहस्यमयी बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसकी विशाल जड़ें किसी प्राचीन सर्प की तरह जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं और उसकी मोटी घुमावदार शाखाएं आसमान को छू रही थीं, जैसे वे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए हों। गांव वाले इसे रहस्य का पेड़ कहते थे और इसके नाम के पीछे सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सदियों पुराने डर और अनसुलझे रहस्य छिपे थे। हर रात सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कभी बच्चों की डरावनी खिलखिलाहट जो अचानक शांत हो जाती, कभी किसी बूढ़े की कराह जो हवा में घुल जाती, तो कभी पत्तों की सरसराहट के बीच किसी अदृश्य फुसफुसाहट का भ्रम, जैसे कोई प्राचीन आत्मा फुसफुसा रही हो। कुछ का मानना था कि पेड़ के नीचे प्राचीन काल का एक अतुलनीय खजाना छिपा है, जिसे सिर्फ भाग्यशाली और पवित्र हृदय वाले ही पा सकते हैं, जबकि कुछ का मानना था कि वहां बुरी आत्माएं और भटकती प्रेतात्माएं वास करती हैं, जो किसी भी राहगीर को अपने मायावी जाल में फंसाकर हमेशा के लिए कैद कर सकती हैं। इसी गहरे डर के कारण सूर्यास्त के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और दिन में भी लोग एक निश्चित दूरी बनाए रखते थे, जैसे पेड़ के चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य घेरा हो। इसी गांव में रहता था रामू, एक गरीब किसान। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी टूटी हुई छत बारिश में टपकती थी और जिसकी दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थीं। वो अपने सूखे खेतों में दिन रात एक कर मेहनत करता था। सुबह सूरज उगने से पहले उठकर और रात ढलने के बाद थककर सोता था। लेकिन प्रकृति के क्रूर मार और भाग्य की निरंतर परीक्षा ने उसे कभी चैन से नहीं जीने दिया। उसका एक दोस्त था, शेखर, जो हमेशा जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था और अक्सर हवाई किले बनाता रहता था। उसकी बातों में अक्सर लालच की चमक और जल्दबाजी की धुन होती थी। वो हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता था, भले ही उसके लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना पड़े। गांव में सूरज, एक लालची और क्रूर व्यापारी जिसका सूदखोरी का धंधा पूरे गांव में फैला था, भी रहता था। सूरज किसी भी कीमत पर लोगों की जमीनें हथियाने और उन्हें अपने अधीन रखने को तैयार रहता था। और फिर थी कलावती, एक बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जो गांव के बाहर एक टूटे फूटे घर में रहती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जड़ी बूटियों और प्राचीन विद्या का गहरा ज्ञान था और कुछ लोग उसे डायन भी कहते थे, जबकि कुछ उसे गांव की पुरानी कहानियों का जीवित संग्रह मानते थे। कलावती का घर गांव के बाहरी छोर पर था, जहां जंगली झाड़ियां और सन्नाटा पसरा रहता था। लोग उससे डरते भी थे, उसकी रहस्यमयी शक्तियों और उसकी अजीबोगरीब हरकतों के कारण, और ज़रूरत पड़ने पर उसके पास जाते भी थे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने या भविष्य जानने के लिए। रामू की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। लगातार 2 साल से सूखे की चपेट में उसके खेत बंजर हो रहे थे। जमीन सूखकर दरारें पड़ने लगी थीं और वो सूरज का बड़ा कर्ज चुकाने में असमर्थ था। सूरज का कर्ज बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में रामू की जमीन हथियाने की चमक साफ दिख रही थी, जैसे वो एक भूखा भेड़िया हो जो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। एक सुबह जब रामू अपने खेत में निराश बैठा था, सूरज अपने कुछ लठैतों के साथ वहां आया। उसकी चाल में घमंड और आंखों में क्रूरता थी, जैसे वो अपने शिकार पर टूट पड़ने को तैयार हो। रामू, कब तक इस बंजर जमीन को सींचेगा? देख रहा हूं तेरी मेहनत भी अब पानी मांग रही है और तेरे हाथ की लकीरें भी सूख गई हैं। इसे मुझे बेच दे, मैं तुझे तेरी औकात से भी ज्यादा पैसे दूंगा ताकि तू अपनी झोपड़ी तो बचा सके और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वैसे भी तेरा खेत अब किसी काम का नहीं। सूरज, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी रगों में उनका खून है और ये जमीन मेरी आत्मा है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरा वजूद है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आए। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन याद रख, गरीबी और भूख तुझे झुकाएगी। जब भूख नाचती है तो ज़मीर भी बिक जाता है और इंसान अपने सिद्धांतों को भी भूल जाता है। वह अपने लठैतों के साथ चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गुप्त योजना बना ली हो।
रामू जानता था कि सूरज सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि वह अपनी बात पर अटल था और कुछ बड़ा करने की फिराक में था। उसी शाम रामू अपने दोस्त शेखर से मिलने गया। शेखर हमेशा जल्दी अमीर बनने की नई नई योजनाएं बनाता रहता था, चाहे वो गांव में चोरी छिपे जुए का अड्डा हो या जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां निकालने की बात। उसकी हर बात में एक छिपी हुई स्वार्थ की गंध होती थी और वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके तलाशता रहता था। रामू, सुना है ना, रहस्य के पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है। गांव वाले सदियों से यही कहते आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार ये सच है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जिस पर कुछ अजीब प्रतीक बने हैं। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सारी गरीबी खत्म, हम राजाओं की तरह रहेंगे। तू अपने खेत को सोने से पाट सकेगा और मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। शेखर, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, सिर्फ डरने के लिए। कौन सा खजाना? और उस पेड़ के पास तो भूत प्रेत का डर है। तूने खुद कितनी कहानियां सुनी हैं? उस पेड़ के बारे में हर कहानी खून और शाप की बात करती है। डरने की क्या बात, अंधविश्वास है सब। डरपोक लोग ही कहानियां गढ़ती हैं। हम दोनों मिलकर जांच करेंगे, पूरी रात वहीं रुकेंगे। अगर खजाना मिला तो आधा आधा बांट लेंगे, दोस्ती में कोई कमी नहीं। शेखर की बातों में रामू को हमेशा से थोड़ी चालाकी दिखती थी, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रामू ने शेखर की बात को मजाक में डाल दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध गया। क्या वाकई उस पेड़ में कोई रहस्य था और शेखर की इतनी उत्सुकता के पीछे सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? क्या उसने सूरज की योजना के बारे में कुछ सुन लिया था या उसके पास वाकई कोई नक्शा था? शेखर के पास कौन सा नक्शा था? क्या वो वाकई रामू का दोस्त था या उसकी अपनी कोई छिपी मंशा थी जिसे वो दोस्ती की आड़ में पूरा करना चाहता था? सूरज की चाल क्या थी? क्या वो सिर्फ जमीन चाहता था या खजाने के बारे में भी उसे कुछ पता था? क्या शेखर ने सूरज की बात सुन ली थी और वो पहले खजाना पाना चाहता था? अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने में था, जहां सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर सूखी जड़ी बूटियों की तेज अजीब सी गंध फैली हुई थी। उसके घर की दीवारों पर अजीबोगरीब नक्शे खुदे थे, जिनमें पुराने प्रतीकों और तारों की चाल का जिक्र था, और कोने में ताड़ के पत्ते पर लिखी जीर्ण शीर्ण पोथियां और प्राचीन किताबें बिखरी पड़ी थीं। हर चीज रहस्यमयी और पुरानी लग रही थी, जैसे वो किसी और समय से जुड़ी हो। रामू, शेखर, मैंने सपने में देखा है। उस बरगद के नीचे एक प्राचीन खजाना है जो केवल सच्चे दिल वाला पा सकता है। लेकिन सावधान, उस पेड़ की रक्षा एक बहुत पुरानी, शक्तिशाली, अदृश्य शक्ति करती है। वो शक्ति हर उस व्यक्ति पर कहर ढाती है जिसकी नीयत में खोट हो, जो लालच से भरा हो। उसके लिए पेड़ एक भयानक जाल बन जाता है जहां से कोई वापस नहीं लौटता। कलावती माँ, हमें वो खजाना चाहिए। बताओ क्या करना होगा? हम कुछ भी करेंगे। मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। मुझे वो नक्शा मिला है, क्या वो सच है? कलावती ने एक पुरानी जीर्ण शीर्ण किताब निकाली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जिसे कोई नहीं पढ़ सकता था। इस किताब में लिखा है कि खजाने को पाने के लिए 3 चीजें चाहिए: साहस, विश्वास और बलिदान। लेकिन रास्ता धोखे और मायाजाल से भरा है। हर कदम पर परीक्षा होगी, हर मोड़ पर जाल बिछे होंगे जो तुम्हारी आत्मा को परखेंगे। उसने एक पन्ना दिखाया जिस पर एक जटिल प्रतीक बना हुआ था, जो शेखर के नक्शे पर बने प्रतीक जैसा ही था। ये प्रतीक हमें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन इसे समझना आसान नहीं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसे समझने के योग्य हैं। जो इस प्रतीक को समझेगा वही पहला कदम उठा पाएगा। उसने फिर वो पन्ना छिपा लिया। रामू को कलावती की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। उसे लगा
कि कलावती कोई खेल खेल रही है या उसे